हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज नया महीना का नया सप्ताह स्टार्ट है और आज तारीख है 1 मार्च 2024। तो आज नए जोश के साथ इस महीने का शुरुआत करते हैं और इस कोट के साथ कहता है, जो बाहर को सुनता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो दिल के सुनता है यानी भीतर की सुनता है, दिल की सुनता है वो संवर जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा बाहर को सुनने की कोशिश ना करें, जो दिल कहे कि हमें ये बनना है तो वही बनने की कोशिश करें, है ना। अगले आदमी का डिपेंड ना करें। आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहता है, भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? M.N. खानविलकर, ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव, लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा M.N. खानविलकर। M.N. खानविलकर। ठीक है। अब डिटेल्स देखते हैं N.M. खानविलकर के बारे में, या फिर पूरा के पूरा है ना लोकपाल क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस M.N. खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। अब देखा जाए ये लोकपाल क्या होता है। एक क्वेश्चन यहां से सामने बन के आया कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकपाल के साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन यहां पे है कि लोकपाल में टोटल मिलाकर के 9 सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य होते हैं और 4 गैर होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी तत्काल में राष्ट्रपति द्वारा 6 लोकपालों की नियुक्ति की गई है। देखते हैं इसके डिटेल्स। कहता है न्यायिक सदस्य, इसमें एक न्यायिक होंगे और एक अन्य सदस्य, यानी 4 न्यायिक और 4 अन्य सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होंगे। टोटल मिलाकर के 9 सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें 4 सदस्यों में यहाँ पे 3 सदस्य जो अभी वर्तमान में नियुक्त हुए, न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। दूसरा व्यक्ति है न्यायमूर्ति संजय यादव और तीसरा व्यक्ति है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। और एक चौथे पहले से थे। अब 3 और सदस्यों में, अन्य सदस्यों में अगर देखा जाए तो अजय तिर्की, पंकज कुमार, सुनील चंद्रा, ये 3 अन्य सदस्य हैं। ठीक है। तो टोटल मिलाकर के लोकपाल में कितने लोग होते हैं? 9 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 होता है न्यायिक और 4 होता है अन्य। ओके। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखेंगे कि अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, जिसमें 4 न्यायिक होंगे और 4 गैर होंगे, गैर न्यायिक। एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य होते हैं, तो टोटल 9 हो गया। एक हो गया अध्यक्ष, लोकपाल के अध्यक्ष, जो अभी कौन बने वर्तमान में, है ना, खानविलकर। ठीक है ना। 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होंगे। क्लियर, याद रखिएगा। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के या तो 70 वर्ष पूरा कर ले, या 5 साल, या 5 साल या 70 वर्ष। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 5 या 70 वर्ष। मान लिया जाए कोई व्यक्ति लोकपाल बना, ठीक है, और ये लोकपाल जो बना है ये लगभग 67 वर्ष की अवस्था में बना। कितना वर्ष? 67। तो ये 3 साल में 70 का हो जाएगा, तो 3 साल में ये रिटायर हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई आदमी 50 वर्ष में बना तो इसको क्या 5 साल में 70 पहुंच जा रहा है? नहीं। तो ये कितना पहुंचेगा? 55। तो 55 साल में ये रिटायर होगा। यानी अगर 70 साल पूरा ना होने को है तो पूरा 5 साल रहेगा, और 70 साल पहले ही हो जाता है, तो जितना दिन बच रहा है उतना। अब कोई आदमी है जो 69 के एज में लोकपाल बना, कितना में? 69। तो 1 साल में रिटायर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे कि लोकपाल सदस्यों और दोनों का कार्यकाल या तो 5 वर्ष और नहीं तो 70 वर्ष। ठीक है। कहता लोकपाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एक अथॉरिटी है। क्या ये? अथॉरिटी है, यानी भ्रष्टाचार विरोधी अथॉरिटी है। जहां भी भ्रष्टाचार होता है उसके लिए लोकपाल होता है। जो भ्रष्टाचार है उसके लिए क्या होगा बच्चों? लोकपाल होगा। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को, आरोप को जांच करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना। ये याद रखें, लोकपाल जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश के स्तर पर, देश में कहीं भी, लेकिन अगर राज्य में कहीं भी कहा जाए तो उसके लिए जो होता है वो लोकायुक्त
लोकायुक्त होता है। लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री है। ठीक इसी प्रकार से अगर लोकपाल अगर होगा तो जांच, न्यायिक जांच कहां करेगा? पूरा देश में करेगा। और लोकायुक्त होगा तो सिर्फ एक राज्य में होगा। क्लियर है? तो आगे बात देखिए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर लोकपाल अध्यक्ष या सदस्य की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी ये बहुत मैच्योर आदमी को इसमें रखा जाता है 45 वर्ष की अवस्था के बाद, और इसकी रिटायरमेंट या तो 5 साल और नहीं तो 70 साल एज पूरा करने के बाद होना चाहिए। ओके, अब देखिए भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में देखिए, ऑफिसर ब्यूरोज के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां पे चल रहा है। ठीक है ना? तो 50वें में जो न्यायाधीश है, ठीक है, वो कौन है? DY चंद्रचूड़, CJI, सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है अभी? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजीव कुमार, ये 25वां है। भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये सारे के सारे VVI एकदम आपको याद करना ही करना पड़ेगा, नहीं याद करने वाला कोई चांस ही नहीं है। ठीक है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तुषार मेहता। फिर भारत के महान्यायवादी, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वेंकटरमणि है। वेंकटरमणि है। ओके, याद रखे हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सारा नाम याद रखिएगा। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंप्ट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल इंडिया, इसका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल सामरिया, याद रखोगे, हीरालाल सामरिया। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम, और मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वरन। और भारत के नए लोकपाल, अभी तो आपने पढ़ा कि नए लोकपाल अभी कौन बने हैं? MN खानविलकर। MN खानविलकर। ठीक है? तो आपको ये आज का जितना भी याद था नाम करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंत्री सब बदल जाएंगे और लोग प्रधानमंत्री ये सब हो सके तो बदल जाएंगे, है ना। आपको जो गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, सब मंत्री बदल सकते हैं, लेकिन अब ये 4 साल 5 साल तक रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहते हैं किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 2035 तक अपना स्पेस सेंटर, यानी स्पेस में वहां रहने लायक लोगों के लिए बनाएगा, अंतरिक्ष यात्री के लिए बच्चों। ठीक है? तिरुवनंतपुरम, कहां है तिरुवनंतपुरम? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, BSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। PM मोदी ने 2035 तक भारत ने यानी भारत के द्वारा अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन खोलने की बात की जा रही है, यानी अनावरण कर दिया, अब 35 तक हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये क्या है? स्पेस स्टेशन क्या है भाई? जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, उसी प्रकार से यह स्पेस स्टेशन है। क्या होगा? अंतरिक्ष स्टेशन इसको बोलेंगे। स्पेस स्टेशन यानी अंतरिक्ष। कहते हैं अंतरिक्ष में स्थापित की गई एक ऐसी अस्थायी सुविधा होती है। अस्थायी सुविधा मतलब वहां रहने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वही होता है स्पेस स्टेशन में। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को रहने की सुविधा होती है। क्लियर हो रहा है? इस प्रकार से स्पेस स्टेशन अपना एक होगा। समझ में आ रहा है ना? कहता है सबसे पहले स्पेस स्टेशन सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया था। अब तक कुल 11 स्पेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना? कोई तो एक देश के 2-3 गो भी स्पेस स्टेशन है। ओके, याद रखिए। अब ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में, विक्रम साराभाई VSSR के बारे में, आप सॉरी VSSC के बारे में पढ़ेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, कहता है इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को ही। इसकी स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? 21 नवंबर 1963 को ही। वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में इसके निर्देशक है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। ये इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। इसरो का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहता है यह तिरुवनंतपुरम केरल में अवस्थित है। यहां पर रॉकेट बनाया जाता है, रॉकेट का परिक्षेपण होता है, परिक्षेपण यान बनाया जाता है और कृत्रिम उपग्रह भी बनाया जाता है। यानी कि जितने भी स्पेस वैज्ञानिक लोग हैं, सारा इक्विपमेंट यहीं बनके तैयार होता है। समझ में आ गया आपको?
चलिए आज का ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। कहता है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां किया गया, है ना, वैदिक वॉच का उद्घाटन कहां पे किया गया, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उज्जैन में किया गया। कहां किया गया? उज्जैन में किया गया। कहता है 1 मार्च को पीएम मोदी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर लंबी वैदिक घड़ी का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। अब इसमें वैदिक वॉच में क्या लगा हुआ है? तो लगा हुआ है हिंदू पंचांग, यानी हिंदू चैत बतख श्रावण मावध, ये सब ग्रहों की स्थिति है, अमूर्त है, शादी विवाह कब होगा, नक्षत्र कहां कहां कैसी जगह, मंगल दशा, ज्योतिष दशा। तो ये ज्योतिष की गणना की जानकारी यहां वैदिक ग्रंथ किया जाएगा। और भी क्या, यहां पे 2 टाइम की निर्धारण की जाएगी। एक टाइम क्या होगा बच्चों? तो IST, और एक होगा GMT के बारे में, यानी 2 घड़ी, मतलब 2 घड़ी दिखाएगा। एक इंग्लैंड में कितना बज रहा है वो भी दिखाएगा, और एक अपना भारत में कितना बज रहा है ये भी दिखाएगा। और भारत, आप जानते होंगे IST और GMT में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है प्यारे साथियों, तो 2024 में प्रथम कौन कौन बना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने 3-4 बार कर दिया है ना, आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से आपको ये दिया। ओके, चलिए, तो ये क्लियर है, एक एक बार आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक के सब पुरानी बातें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज का ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4, ठीक है ना। 4 में कहता है किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया? तो ये असम के द्वारा, किसके द्वारा? असम के द्वारा, है ना। मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया कि उसके मुताबिक अब मुस्लिम विवाह नहीं होगा, है ना। देखिए असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीक्रम अधिनियम 1935 को रद्द करा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये कानून था 1935, तब तक भारत को था गुलाम था, है ना। अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, समझ रहे ना। अब इसके लिए पंजीकृत नहीं होगा। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 21 वर्ष के पुरुष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष कम आयु की शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति विवाह के पंजीकरण, है ना, प्रदान कर सकते थे। अगर इतना से कम भी है तब भी आप शादी कर सकते थे रजिस्ट्रेशन देके। अब नहीं चलेगा, आप शादी नहीं करना, ठीक है ना। अब आइए असम के बारे में देखते हैं। तो असम से कितने स्टेट से शर्तें हैं? तो आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे आपका हो गया पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये इतना यहाँ पे शर्त है, याद रखिएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, हिमंत बिस्वा। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 14, और राज्यसभा सीटों की संख्या आधा 7 है, 7 है ना। तो यहाँ 24 हो गया, और यहाँ 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया, और 126 याद रखिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या कितने बच्चों? 126 है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, बायो एशिया का 21 संस्करण कहां शुरू हुआ? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है ना, जो तेलंगाना में अवस्थित है। कहां है? तेलंगाना में। कहते हैं एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 27 फरवरी 2024 को हैदराबाद में शुरू हुआ। इस कॉन्क्लेव में का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना। इसमें क्या डेटा पर चेक होगा, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यहाँ पे प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब आप कुछ याद कर लीजिएगा, जो पुरानी बातें हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो देख लीजिएगा। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। इस इंपॉर्टेंट बात को भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं नॉलेज फैक्ट्री में 11 राज्यों के विधानसभा देखेंगे, और किसका किसका भी यहाँ पे CM बने हैं, और कितना कितना दल है। चलिए देखते हैं। तो राज्य की कुल, मध्य प्रदेश में कितना कुल सीटों की संख्या है? 230। और ये किसका? विधानसभा के। अभी यहाँ किस पार्टी का मंत्री बना हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी, जो 163 लाया था। कितना लाया था? 163। 230 में 163 भारतीय जनता पार्टी, तो इसका सरकार होगी। राजस्थान 200 सीट है, और यहाँ 115 सीट लाया गया, किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यानी 101 भी लाता तो यहाँ अपना बना सकता था। तेलंगाना 119 सीट है, 64 कांग्रेस के द्वारा लाया गया, तो यहाँ कांग्रेस का सरकार है, समझ में आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 54 भारतीय जनता पार्टी ने, तब इसका आधा प्लस 1 45 और 46 लाता तो भी बना लेता। मिजोरम में 40, यहाँ जोराम पीपल्स मूवमेंट के द्वारा 27 सीट लाई गई है। कर्नाटक 224 है, और 135। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
फिर देखिए त्रिपुरा में 60 सीट है, 33 से ज्यादा आपको भारतीय जनता पार्टी लाई। नागालैंड में कितनी सीट है? 60 सीट है ना, भारतीय जनता पार्टी 37 से ज्यादा। मेघालय में 60 सीट, 26 एनपीपी है ना, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के द्वारा है ना। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, फिर गुजरात में 182 भारतीय जनता पार्टी ने कितना लाया? 156। हिमाचल प्रदेश में 68 कांग्रेस द्वारा 40 है ना। अभी आपको याद कर लीजिएगा। ओके चलो, कहता है पीएम मोदी ने देश में पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी, हाइड्रोजन ईंधन का नाम दिया क्या? फेरी की शुरुआत किस राज्य में किया गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों तमिलनाडु। कहां किया गया? तमिलनाडु। कहता है पीएम मोदी ने तमिलनाडु को थूथुकुडी में लगभग 17,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की परियोजनाएं का शिलान्यास किया है। कहता है थूथुकुडी में देश के सबसे पहली हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली फेरी की शुरुआत की है। फिर हाँ कोई नहीं सुनाया, पीटना है कि पीटेंगे? हाँ पीटने बोलो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो थूथुकुडी के बारे में ये क्या है? तो एक जहाज है, पानी जहाज है, समझे ना? क्या है? पानी जहाज है। थूथुकुडी में जो देश में किया गया है, तो ये चलने वाली फेरी क्या है? तो एक पानी जहाज है। ऐसा एक पानी जहाज, ये गंगा नदी में चलेगा, वाराणसी में। कहां चलेगा? वाराणसी में। अभी बनाया कहां जा रहा है? तमिलनाडु में। ओके, ये फेरी वाराणसी के गंगा नदी में चलाई जाएगी। हरित नौका का पहल के तहत ये बनाई गई है। इसमें सोलर सिस्टम लगा होगा। क्या लगा होगा? सोलर सिस्टम। तमिलनाडु के बारे में जानिए, ये आपका राज्य हो गया तमिलनाडु। क्या रहा? कौन सा राज्य? तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई। राज्यपाल आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री स्टालिन, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो डीएमके के हैं। प्रमुख त्योहार यहाँ का पोंगल है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। अब आप ये जान जाओ तमिलनाडु के बारे में, ठीक है ना। तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना एक खेल है वो जल्लीकट्टू है। पशुओं को लड़ाया जाता है आदमियों से, पशुओं को आदमियों से लड़ाया। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234। यहाँ 18 सीटें आपका 18 सीटें किसके लिए है? किसके लिए? राज्यसभा के लिए। और दुगना से ज्यादा 18 दूना 36 से ज्यादा हो गया ना, तो लगभग 39 सीट आपको लोकसभा के लिए मिलेगा। और 243 सीट, 234 सीट किसके लिए? विधानसभा के लिए। आज का ये क्वेश्चन नंबर 7, मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट किसके लिए? देश के लिए। का पहल आयोजन किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, है ना। कहता है मेरा पहला वोट किसके लिए? देश के लिए। पहल की शुरुआत किया गया 28 फरवरी 2024 को देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का इसमें आयोजन किया गया। मेरी पहली वोट किसके लिए? देश के लिए। कहते इससे क्या हो गया? युवा लोग वोट देने में प्रोत्साहन होंगे, है ना। युवा जल्दी वोट करते ही नहीं है ना। जैसे जैसे दूर दराज में पढ़ने जाते हैं तो वहां से लौट के अपने राज्य में तो आएंगे नहीं और वोट तो देंगे नहीं। तो इसी को 6 मार्च 2024 तक ये जारी रहा। उसके बाद तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। भारत में चुनाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव। अभी इसके मुख्य अध्यक्ष कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। देखिए ये सब याद कर रही हो, ये सब बहुत जरूरी है ना। आप लिखिए कॉपी में, नोट कीजिए और रटिए डेली। 25 जनवरी 1950 को कहता है यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसके अलावा इतने का चुनाव करवाता है, मुखिया का इलेक्शन ये नहीं करवाता है, ठीक है ना। ये मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, और ये राज्य चुनाव आयोग फिर करवाता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक स्कीम बचा है आज चुनाव का? 324 से लेकर 329 तक। कहता है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसके अलावा भी और 3 बनते, 2 और हैं। कौन कौन? एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरा अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, है ना। इसके आप जानते हो कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपको बातें समझ में आ गई होगी। 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तो पहले ही रिटायर हो जाएगा। चुनाव आयुक्त के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। बहुत बीवी है। चुनाव आयोग को किसके द्वारा शपथ दिलवाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं अभी, ठीक है ना। चलो बच्चों देखो, ये आम आदमी पार्टी, ये एनपीपी, क्या ये?
पीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, ये कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और ये बहुजन समाजवादी पार्टी BSP बहुजन समाज पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सा कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी MCP मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत बहुत VVI है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 6 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस देश द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कानून से निरस्त कर दिया? तो सबसे पहले कानून लगाया था न्यूजीलैंड ने, और वो खत्म भी कर दिया है ना, कहा कि नहीं बिकेगा, है ना। तो ये कौन सा देश है बच्चों? न्यूजीलैंड। कहता तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने दुनिया का पहला देश था न्यूजीलैंड, अब वो खत्म कर दिया है ना। इसमें 1 जनवरी 2009 को लागू किया था, अब खत्म कर दिया। ओके, न्यूजीलैंड के बारे में जानिए। तो ये यहाँ पे न्यूजीलैंड है जो ओशनिया कॉन्टिनेंट में है। किस कॉन्टिनेंट में है? ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे नजर आएगा, है ना। यहाँ पे एक जलसंधि है जो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करता है। कौन सा जलसंधि? कुक जलसंधि है। कौन सा जलसंधि? कुक जलसंधि है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ की राजधानी क्या है बच्चों? वेलिंगटन है। और सम्राट चार्ल्स तृतीय है। और प्रधानमंत्री सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टोफर लक्सन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, कुछ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है या कल जो पढ़ाया था, याद आ रहा है? कल जो पढ़ा, दुनिया का सबसे तीसरी बड़ी मंदिर मस्जिद का उदाहरण अल्जीरिया में किया गया, अल्जीरिया में, ठीक है ना। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन कल बताया था, याद आ रहा है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM बने हैं और आसिफ अली जरदारी वहां के राष्ट्रपति बने हैं, और पाकिस्तान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी है ना, नवाज शरीफ की बहन, ठीक है, नहीं सॉरी बेटी। हाल ही में राज्यसभा में हुए चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिली? तो 8 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 8 सीटें मिली, याद रखिएगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उत्तर प्रदेश से 8 सीटें हासिल हुआ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें जीती, है ना। BSP बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी छाप। भाजपा में जीते गए उम्मीदवार, ये सब नाम है, ये सब जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल याद रखने की खाली कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा कुछ यहां जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राज्यसभा के बारे में जानिए। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा है। 80 में राज्यसभा लोकसभा की चर्चा है और 81 में इसकी गठन की चर्चा है ना। राज्यसभा मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 होगी, लेकिन वर्तमान में 245 है। हर बार एक ही चीज पढ़ाया जाता है, तो बच्चों ये आप याद रखेंगे, है ना। इसमें 12 सदस्यों की, है ना, राष्ट्रपति द्वारा जो साहित्य है, विज्ञान है, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को मनोनीत किया। राज्यसभा में ST और ST के लिए कोई सीट आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। आगे देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। 3 मिनट। कहता है राज्यसभा के एक तिहाई जो है सीटें वो खाली होते हैं, यानी पद से मुक्त होते हैं प्रत्येक 2 साल पर। कितने साल पर? और ठीक है ना, ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लास आने वाली है, इस वजह से हमने लास्ट क्वेश्चन को स्पीड में किया। भारत का सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, टपक गए? तो ये कौन थे? शशिकुर रहमान वक्र, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये समाजवादी पार्टी से, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाजत दें।